वेनेसा उस विशाल घर की बालकनी में खड़ी थी। नीचे नजर डालते ही उसे दिखा कि छुट्टी के मौके पर एक एक करके और भी लोग जमा हो रहे थे। वेनेसा हमेशा से यही मानती थी कि पूरी दुनिया एक जादुई जगह है और उसकी जिंदगी एक कभी न खत्म होने वाली पार्टी। लेकिन तभी उसके माता पिता ने उसे उसकी सोच और सपनों से बाहर निकाला। अनमने मन से उसने उनकी तरफ देखा। वेनेसा के मम्मी पापा बहुत अमीर थे, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब पैसा कहाँ से आता है। वो बस अपने माता पिता से बेहद प्यार करती थी, जो उसे हमेशा लाड़ प्यार देते थे और उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते थे। उसने कभी ये सवाल भी नहीं उठाया कि वे असल में कौन हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन जब बहुत देर हो चुकी थी, अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि लोगों को घर से बाहर निकलने का मुश्किल से ही समय मिला। उसी शाम पहली बार वेनेसा को एहसास हुआ कि या तो उसके माता पिता के दुश्मन थे या फिर वे खुद किसी के दुश्मन थे। एक पल में ही वेनेसा के माता पिता के हाथों में हथियार आ गए। उसके पिता ने सख्त आवाज में नानी नैनी से कहा कि वो उनकी बेटी को तुरंत वहां से ले जाए। बारबरा ने बिना एक पल गंवाए किशोर वेनेसा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, आंखें बंद की और जलते हुए घर से होकर भाग पड़ी। वह वेनेसा को बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसी दिन उसके माता पिता की कहानी वहीं खत्म हो गई। वेनेसा अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नैनी बारबरा ने उसे अपने साथ चलने को कहा और उस अनाथ बच्ची को हौसला दिया। उसने वादा किया कि वो वेनेसा को बहुत मजबूत बना सकती है, इतना मजबूत कि शायद उसके माता पिता से भी ज्यादा। उस वक्त वेनेसा को बस बारबरा ही सबसे ताकतवर इंसान लग रही थी, लेकिन बारबरा की असली ताकत बच्चों की रक्षा करने में थी। वो वेनेसा को ये भी सिखा सकती थी कि वो आगे चलकर दूसरे बच्चों की रक्षा कैसे करे। शुरुआत में वेनेसा को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। आखिर उसने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था और पूरी तरह अकेली रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि निराश होने का कोई फायदा नहीं। वो हमेशा से बारबरा पर भरोसा करती आई थी, इसलिए उसने उसकी शिष्या बनने का फैसला कर लिया। इस घटना के बाद वेनेसा ने अगले 8 साल एक गुप्त स्थान पर स्थित एलीट नैनी अकादमी में बिताए। मिसेस बारबरा स्ट्राइक ने उसे अपने संरक्षण में लिया, उसे पाला पोसा और हर तरह की ट्रेनिंग दी। इन सालों में वेनेसा खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी। अब बारबरा उस एलीट नैनी अकादमी की डायरेक्टर बन चुकी थी और ये बात वेनेसा को बेहद गर्व महसूस कराती थी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग और अनगिनत सबकों के बाद आखिरकार वेनेसा अपने पहले गंभीर मिशन के लिए तैयार थी। उससे थोड़े समय पहले डायरेक्टर बारबरा एक बेहद उदार ऑफर पर मिस्टर ऑस्कर पैरलॉन से बात कर रही थीं। उन्होंने वादा किया कि इतनी अच्छी सैलरी में वे सबसे बेहतरीन और अनुभवी कर्मचारियों को उपलब्ध करा सकती हैं। हालांकि मिस्टर पैरलॉन को एक ऐसे खास कर्मचारी की जरूरत थी जिसने पहले कभी किसी के साथ काम न किया हो। बारबरा ने उन कर्मचारियों की सूची निकाली जो अपने पहले मिशन के लिए तैयार थे और उसे मिस्टर पैरलॉन के सामने रख दिया। मिस्टर पैरलॉन ने सवाल किया कि क्या इस लिस्ट में शामिल सभी लोग वाकई काबिल हैं? तो डायरेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उनके सभी ग्रेजुएट्स बुनियादी कौशलों में पूरी तरह निपुण हैं। वे सभी बचपन के विकास और मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, आत्मरक्षा, बच्चे की सुरक्षा, गाड़ी और अन्य वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी को भी यहाँ बहुत अहम माना जाता है, इसलिए कर्मचारियों को कंप्यूटर साइंस की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ हाउसकीपिंग, वित्तीय योजना, राजनीति और कई दूसरी जरूरी चीजें भी सिखाई जाती हैं। इसके बाद डायरेक्टर बारबरा ने मिस्टर पैरलॉन से पूछा, उन्हें एक एलीट नैनी की जरूरत आखिर क्यों है? तब ऑस्कर पैरलॉन को याद आया कि 2 हफ्ते पहले उसकी एक व्यक्ति से हुई बातचीत, जिसमें उस व्यक्ति ने एक चौंकाने वाली बात कबूल की थी। उस आदमी ने अपने मास्टर के सामने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उसने वादा किया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ऑस्कर पैरलॉन को किसी बहाने या सफाई की जरूरत नहीं थी। उसे बस लेजर्स चाहिए थे। वो दोषी इंसान को एक बिल जारी करने वाला था और उसे वो कीमत चुकानी ही पड़ती। इसके बाद मिस्टर पैरलॉन ने कहा कि जब उसे जैक की सर्विसेज की जरूरत होगी तब वो उसे खुद नोटिफाई कर देगा। फिर उसने अजीब सा जोड़ते हुए कहा कि उसे इस वक्त और मिल्क चाहिए। जैक को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। असल में बात ये थी कि उसका बेटे कोडी चॉकलेट मिल्क का बहुत शौकीन था और अब ऑस्कर ने डिमांड कर दी थी कि जैक उसे दूध मुहैया कराए। तभी वो लड़का ऑस्कर के पास आ गया। ऑस्कर को हैरानी हुई कि ये बच्चा इतना नर्वस क्यों लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कोडी ने धमकाने वाला सा पोस्चर ले लिया और जैक से उसकी गलती की सजा के तौर पर डबल पोर्शन मांग लिया। ऑस्कर ने अपने बेटे से पूछा कि वो चुपचाप बिहेव क्यों नहीं कर रहा जैसा उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन उस पल कोडी की भी अपनी डिमांड्स थीं।
जैक कांपते हुए हाथों से दूध का कार्टन लेकर आया और डरते डरते पूछा कि क्या अभी भी मिल्क चाहिए। ऑस्कर ने गुस्से में मना कर दिया, लेकिन कोडी ने अपनी ऑर्डर कंफर्म की और पैकेट की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मिस्टर पैरालॉन ने अपने बेटे को उठाया, उसे अपने कंधे पर डाला और बाहर जाने लगा, जबकि कोडी अब भी मिल्क की जिद करता जा रहा था। अब अपने ऑफिस में बैठा ऑस्कर किसी खास वजह को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। बस इतना ही था कि उसके बेटे की मां अब इस दुनिया में नहीं थी और उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बच्चे का सही तरीके से ख्याल रख सके। बारबरा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका बच्चा सेफ हैंड्स में रहेगा और फिर पूछा कि क्या वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई को चुनना चाहता है। ऑस्कर ने एम्प्लॉयज़ की फाइल्स वाले फोल्डर्स देखने शुरू किए, लेकिन वो ज्यादा देर तक किसी पर नहीं रुका। बहुत जल्दी उसकी नज़र वेनेसा के रेज्यूम पर जाकर टिक गई। किसी वजह से वो फाइल उसे पसंद आ गई। पेपर निकालते हुए ऑस्कर ने साफ शब्दों में कहा कि वही लड़की उसके बेटे की परवरिश करेगी। हालांकि वेनेसा की स्पेशलिटी साइबर सिक्योरिटी थी। इस पर हेडमिस्ट्रेस ने पूछा कि क्या उसके घर में कोई बड़ा इंटरनेट नेटवर्क है। जब जवाब नो मिला तो बारबरा ने साफ कहा कि ऐसे केस में वो इस एम्प्लॉई को रेकमेंड नहीं कर सकती। उसने दूसरी ऑप्शंस बताईं, कोई इटालियन बोलने वाली नैनी या कोई जो सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो। लेकिन मिस्टर पैरालॉन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने फिर दोहराया कि वो वेनेसा को ही हायर करेगा। डायरेक्टर ने उसे हल्की नाराजगी भरी नज़र से देखा, लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकी। आखिरकार पेमेंट बहुत अच्छी थी। जल्द ही बारबरा ने वेनेसा को बुलाया। वेनेसा देर नहीं लगाई और तुरंत पहुंच गई। ये उसका पहला टास्क था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था कि वो सक्सीड करेगी। ऑफिस में घुसते ही उसने देखा कि बारबरा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और मुड़ने की कोई जल्दी नहीं दिखा रही थी। डायरेक्टर ने बताया कि आज उसे एक टास्क ऑफर किया गया है। इतना सुनते ही वेनेसा खुशी से भर गई और बिना रुके बोली कि वो पूरी तरह रेडी है और बहुत समय से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन बारबरा ने उसे बीच में रोक दिया। उसने कहा कि इस बार टास्क उसने खुद चूज नहीं किया है। वेनेसा को हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हुआ। तभी डायरेक्टर उसकी तरफ मुड़ी और समझाया कि क्लाइंट ने उसे खुद चुना है। बारबरा ने टेबल से एक फोल्डर उठाया और संक्षेप में कहा, इस आदमी का नाम है ऑस्कर पैरालॉन। ये नाम सुनते ही वेनेसा चौंक गई। वो इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइन याद आ गई, पैरालॉन हिट बैक। ये वही माफिया फैमिली थी जिसके बारे में वेनेसा को शक था कि सालों पहले उसके घर में लगी आग में उनका हाथ था। बारबरा ने तुरंत उसे सलाह दी कि वो ये टास्क एक्सेप्ट न करे। भले ही ऑफर वेनेसा तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसे मना करने का पूरा हक था। पर वेनेसा ऐसा नहीं कर सकी। पहला टास्क वो कैसे ठुकरा देती जब बारबरा ने उसके लिए इतना कुछ किया था। उसी पल उसके जहन में बीते हुए सालों की सारी यादें लौट आईं और फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। वेनेसा अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस समय तक वो यही मानती आई थी कि उसे कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसके पास एक मौका है। उसे बारबरा के वे शब्द याद आए जब उसने वादा किया था कि वो उसे स्ट्रॉन्गर बनाएगी, और आज वेनेसा वाकई वैसी ही बन चुकी थी। बिना एक पल की झिझक के वेनेसा ने साफ ऐलान कर दिया कि वो ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और तुरंत आगे बढ़ना चाहती है। हेड मिस्ट्रेस खुद भी थोड़ी हिचकिचा रही थी, लड़की के पास्ट को देखते हुए ये फैसला सही है या नहीं, लेकिन शायद इसी वजह से उसने हाँ कर दी। वेनेसा ने यह भी सोचा कि मिस्टर पैरालॉन का एक छोटा बच्चा है और आखिरकार वो सिर्फ एक बच्चा ही है, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, और वेनेसा ये देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके अलावा वो उस ट्रैजिक डे की सच्चाई भी जानना चाहती थी जो सालों पहले उसकी जिंदगी बदल गया था। इसके बाद बारबरा की मिस्टर पैरालॉन से दोबारा मुलाकात हुई। ऑस्कर को बस एक ही बात से मतलब था, क्या लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है या नहीं। डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी और तब तक वेनेसा अपना सूटकेस भी पैक कर चुकी थी और अपने एम्प्लॉयर के साथ जाने के लिए रेडी थी। जैसे ही वो डोरवे पर पहुंची, बारबरा ने तुरंत उसे उस इंसान से मिलवाने का फैसला किया जिसके लिए वो काम करने वाली थी। उसने पूरा नाम लेकर आवाज लगाई, ऑस्कर पैरालॉन। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, मानो फ्यूचर नानी से बात करने में उसकी कोई दिलचस्पी ही न हो। फिर भी वो मुड़ा और अब वेनेसा उस आदमी को देख पाई जिससे उसे आगे कम्युनिकेट करना था। ऑस्कर जवान था और उम्मीद से कहीं ज्यादा हैंडसम। ये देखकर वेनेसा थोड़ी देर के लिए हेलो कहना भी भूल गई। खामोशी तोड़ते हुए मिस्टर पैरालॉन ने बारबरा से पूछा कि क्या ये नर्स बोल भी सकती है या नहीं। उस सवाल पर वेनेसा को लगा कि ये आदमी पूरा इडियट है। वो चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। फिर उसने खुद को संभाला, आगे बढ़ी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने ये भी कहा कि उसे उनसे मिलकर और उनके लिए काम करके खुशी होगी। ऑस्कर ने भी वैसा ही जवाब दिया।
इसके बाद ऑस्कर ने कहा कि जब वो रेडी हो जाए तो कार में बैठ जाए। उसके जाते ही बारबरा ने स्टूडेंट के साथ उसकी ड्यूटीज एक बार फिर दोहरा दीं। डायरेक्टर ने उसे याद दिलाया कि वैनेसा को कोई सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं, बॉस को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना है, और सबसे ज़रूरी बात, ना हैक करना है और ना ही फॉल इन लव। इस पर वैनेसा ने वादा किया कि वो अपने मेंटर को निराश नहीं करेगी। वैनेसा को पूरा यकीन था कि वो सब कुछ संभाल लेगी। वो पहले से ही खुद पर प्राउड महसूस कर रही थी। साफ ज़मीर के साथ वो कार की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर एडम तुरंत उसके पास आया और सूटकेस ट्रंक में रखने में मदद की। उसे लड़की काफ़ी क्यूट लगी, इसलिए उसने नए एम्प्लॉय को थोड़ी एडवाइस दे दी। उसने कहा कि वैनेसा को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा सिर्फ 4 साल का है। लेकिन वैनेसा किसी चीज़ से डरने वाली नहीं थी। उसने मुस्कुराकर उस एडवाइस के लिए धन्यवाद दिया और कार में बैठने चली गई। अंदर उसने देखा कि मिस्टर पैरालॉन अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। ये उसके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी उसने खुद को संभाला और तुरंत बच्चे से बात की, सीधे ये कन्फर्म करते हुए कि क्या वो ऑस्कर का बेटा है। बच्चा खुद को कॉर्डल बताने ही वाला था कि उसके पिता ने बीच में टोक दिया और कहा कि सब उसे कोडी ही कहते हैं। वैनेसा ने अपनी पोलाइटनेस नहीं छोड़ी और बताया कि उसे इस लड़के से मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी कोडी ने अपने फादर से कहा कि उसे इस वुमन पर भरोसा नहीं है और ये कि उसे ऑरेंजेस की स्मेल आती है। वैनेसा को समझ नहीं आया कि बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। उसने चुपके से खुद को सूंघा भी कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं। फिर वैनेसा ने मिस्टर पैरालॉन से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बच्चे ने अपने पिता से पहले जवाब दे दिया कि वे कॉमनर्स के शहर में एक बड़े मैंशन जा रहे हैं। ऑस्कर ने अपने बेटे की बात को थोड़ा सुधारने का फैसला किया और उन्होंने बताया कि वे हाल ही में देश के साउथ हिस्से से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। लड़की को लगा कि वो जगह काफ़ी दूर रही होगी, तभी तो उन्होंने शिकागो आने का फैसला किया। वनेसा ने अपना लैपटॉप निकाला ही था कि कार के ओनर ने तुरंत कहा कि गाड़ी में वाईफाई है, अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकती है। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वाईफाई में कोई पासवर्ड भी नहीं था। तभी वनेसा ने एक क्लिक की आवाज़ सुनी और देखा कि उसकी साइड वाला डोर लॉक हो चुका है। ऑस्कर ने तुरंत एक्सप्लेन किया कि वे हमेशा सेफ्टी के लिए लॉक डोर्स के साथ ही ड्राइव करते हैं। लड़की ने ऑब्जेक्शन किया। उसका कहना था कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो डोर्स अनलॉक्ड होना बेहतर रहता है। उसने अपने साइड से बटन दबाकर डोर अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर पैरालॉन को लगा कि वही सही है और उन्होंने फिर से डोर लॉक कर दिया। ऑस्कर ने समझाया कि अगर ट्रैफिक लाइट पर कोई किडनैपर उनके बेटे को उठाने की कोशिश करे तो लॉक डोर्स ज़्यादा सेफ रहेंगे। वनेसा ने उसकी सोच समझ ली और आगे कोई बहस नहीं की। वो वापस लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगी। इसी दौरान कोडी ने अपने फादर से पूछा कि क्या उन्हें ऑरेंज जैसी स्मेल महसूस हो रही है और वो न्यू एम्प्लॉय की तरफ झुक गया। उसी समय लड़की के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि कार में बिना पासवर्ड का वाईफाई है और वहीं सिक्योरिटी पर लेक्चर दिया जा रहा है। फिर लड़के ने वनेसा के लैपटॉप की तरफ देखा और पूछा कि वो क्या कर रही है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वनेसा ने एक बटन दबाया। उनके और ड्राइवर के बीच का ग्लास नीचे आ गया। एडम ने तुरंत पीछे मुड़कर पूछा कि बॉस को क्या चाहिए, लेकिन ऑस्कर ने कहा कि कुछ नहीं। कोडी को समझ आ गया कि उसकी नई नैनी काफ़ी कनिंग और स्किलफुल है। वनेसा ने फिर बटन दबाया और ग्लास वापस ऊपर हो गया। इसके बाद उसने ऑस्कर से कहा कि अगर उन्हें सिक्योरिटी की इतनी चिंता है तो वाईफाई पर पासवर्ड लगा देना चाहिए। मिस्टर पैरालॉन ने उसे थोड़ी तिरछी नज़रों से देखा, लेकिन अंदर ही अंदर समझ गया कि लड़की सही कह रही है और उसने अग्री कर लिया। कुछ देर बाद वे शिकागो के आउटस्कर्ट्स में स्थित पैरालॉन फैमिली की बड़ी मैंशन पर पहुंच गए। एडम ने तुरंत सजेस्ट किया कि वनेसा ऑस्कर के साथ जाए और लगेज वो खुद संभाल लेगा। घर में एंटर करते ही लड़की ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और चौंक गई। कोई गार्ड्स थे, न ही कोई कैमरास। ऑस्कर ने बताया कि वनेसा का रूम 2nd फ्लोर पर लेफ्ट से दूसरा है। फिर उसने लड़के से कहा कि अब से वो इसी लड़की के साथ रहेगा, लेकिन कोडी अपने फादर के साथ रहना चाहता था। ऑस्कर ने जोर देकर कहा कि अब से किसी भी सवाल या परेशानी के लिए कोडी को वनेसा से कांटेक्ट करना होगा। उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को ट्रैवलिंग से दूर रखेगा। लड़के ने इसे कैप्रिशियस बिहेवियर समझा। उसे लगा कि उसका फादर उसे बिजनेस के लायक नहीं मानता, जबकि मिस्टर पैरालॉन उसे इस सब में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता था। कोडी बार बार कहता रहा कि उसके फादर को उसकी ज़रूरत है। ये बात उसे इतना गुस्सा दिला गई कि उसने अपना ड्रिंक ज़मीन पर फेंक दिया और घर से बाहर भाग गया। ऑस्कर ने बताया कि माँ के बिना कोडी के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। वनेसा ने भी नोटिस किया कि लड़का अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। फिर लड़की ने पूछा कि क्या कोडी को पता है कि ऑस्कर असल में क्या करता है। इसके जवाब में आदमी ने पलटकर पूछा, क्या वनेसा को ये सब पता है? तभी उसे ऑस्कर के अफेयर्स से जुड़ी नोट्स याद आ गईं।
उसने बस इतना माना कि उसने कुछ न्यूज़ पढ़ी है, लेकिन बिजनेस की डिटेल्स में कभी ज्यादा नहीं गई। इसके बावजूद ऑस्कर ने डिसाइड किया कि वो लड़की के साथ पूरी ऑनेस्टी रखेगा। उसने एडमिट किया कि वो असल में पैरालॉन माफिया डॉन का डेप्यूटी है। वनेसा ये अच्छी तरह जानती थी कि माफिया के हेड का राइट हैंड होना ऑलमोस्ट उसी लेवल पर होना होता है। ऑस्कर ने आगे बताया कि उसके दुश्मन किसी और से कहीं ज्यादा हैं और उसे पूरा यकीन है कि वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑस्कर ने बताया कि उसका ओनली सन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पैरालॉन सरनेम का एयर है। आखिर में ऑस्कर ने साफ कहा कि उसे वनेसा की जरूरत सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए है। लड़की ने वादा किया कि वो जो भी जरूरी होगा सब कुछ करेगी। इस बात से मिस्टर पैरालॉन को तसल्ली मिल गई और उसने तय कर लिया कि इस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वनेसा ने तुरंत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछना शुरू किया और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ बातें भी लिस्ट की, लेकिन ऑस्कर ने साफ कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ओनली कंसर्न थी कोडी। वनेसा को तब तक ये भी नहीं पता था कि उसे नैनी या नर्स जैसा रोल निभाना पड़ेगा। फिर उसने दोबारा बात उठाई कि घर में कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है और स्टाफ की चेकिंग भी ज़रूरी है। ऑस्कर फिर उसके पास आया और दोहराया कि उसका सिर्फ एक ही काम है, अपने बेटे से नज़र नहीं हटानी। तभी वनेसा की नज़र जमीन पर पड़े ड्रिंक के बैग पर गई, जो कोडी गुस्से में फेंक कर गया था। मिस्टर पैरालॉन ने कहा कि लड़के के बाहर भागने के बाद उसे उसके पीछे जाना चाहिए था। वनेसा ने अग्री किया और तुरंत बाहर दौड़ पड़ी, लेकिन कोडी कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक उसने किसी से झगड़ने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ध्यान से देखने पर वनेसा ने देखा कि कोडी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उसे जबरदस्ती एक वैन के ट्रंक में धकेल दिया गया है। वनेसा बिना एक पल गंवाए उनके पीछे दौड़ी। उम्मीद थी कि शायद वो किडनैपर्स को पकड़ ले और बच्चे को बचा ले, लेकिन तब तक वैन तेजी से निकल चुकी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी फर्स्ट डे ऑन द जॉब पर ही बड़ी मुसीबत हो गई है। जाते हुए वैन को देखते हुए उसे पूरा यकीन हो गया था कि एक बच्चे का किडनैपिंग हो चुका है। तभी उसने डोरवे पर खड़े मिस्टर पैरालॉन को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात उसे कैसे बताए। एक पल के लिए उसने सोचा कि कार के पीछे भागना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो तुरंत घर के अंदर भागी ताकि सब कुछ ओनर को बता सके और जरूरी स्टेप्स लिए जा सकें। ऑस्कर ने पूछा कि क्या हुआ। वनेसा ने बताया कि कई मास्क्ड किडनैपर्स लड़के को उठा ले गए हैं। मिस्टर पैरालॉन ने गुस्से में वर्कर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा कि उन्हें कार के पीछे जाना होगा। वनेसा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उल्टा वो खुद लिटिल कोडी को बचाना चाहती थी। अपना बैग उठाते हुए उसने कार की कीज मांगी ताकि जल्दी एक्शन लिया जा सके, लेकिन एडम पहले ही दौड़कर आ चुका था। वही उसका ड्राइवर बनने वाला था और वही उसे वहां ले जाएगा जहां जरूरत होगी। वनेसा ने ऑस्कर से वादा किया कि वो लड़के को जरूर ढूंढ निकालेगी और फिलहाल पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा। लेकिन जब वो कार में बैठ चुकी थी, ऑस्कर झुककर उसके पास आया और बोला, अगर वो अपना काम सही से कर ले तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही पल कार तेज रफ्तार में उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ी जहां वैन गई थी। ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ मुड़ना है। वनेसा ने बताया कहाँ राइट टर्न लेना है और कहाँ लेफ्ट। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक स्पेशल प्रोग्राम इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने वैन का नंबर अच्छे से याद कर लिया था और अब उसे ट्रैक करने वाली थी। ये काम उसे बहुत अच्छे से आता था। एडम ने पूछा कि वो क्या कर रही है। वनेसा ने शॉर्ट में समझाया कि वो कार को कैसे फाइंड करने वाली है। उसने कैमरास चेक किए और देखा कि वही वैन 1 मिनट पहले ही एक्टिव हुई थी। सब कुछ बहुत इजीली हो रहा था और इसी वजह से वनेसा को शक हुआ कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। उसने एडम को लेफ्ट टर्न लेने को कहा और 2 ट्रैफिक लाइट्स के बाद राइट। ऐसा करने से वे किडनैपर्स को कैचअप कर सकते थे। नैनी ने पास के नेटवर्क टावर्स में हैक करने का भी सोचा ताकि कार को ढूंढने के चांसेस और बढ़ जाएं। वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगी कि आगे और क्या क्या करना होगा, लेकिन एडम इन टेक्निकल टर्म्स को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वनेसा को 3 फोन सिग्नल्स दिखाई देने लगे। जिस बिल्डिंग की तरफ वे बढ़ रहे थे वहां पहुंचते ही उन्हें किडनैपर्स की वैन साफ दिखाई दे गई। वनेसा ने तुरंत आगे एक्शन लेने की तैयारी कर ली। उसने एडम से कहा कि वो बिल्डिंग के चारों तरफ घूमकर दूसरी साइड पर उसका इंतजार करे जब तक वो बच्चे को लेकर बाहर ना आ जाए। एंट्रेंस पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था। देखने से लग रहा था कि वो प्रोफेशनल है, लेकिन वनेसा को अजीब लगा कि उसके पास कोई गन नहीं थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वो वेल ट्रेंड है और अच्छे तरीके से दरवाज़ा खोलने को कहा। लेकिन वो आदमी और आराम से दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और यूनिफॉर्म में आए विजिटर को अंदर जाने से मना कर दिया। एक पल भी इंतजार किए बिना वनेसा ने अपनी कोहनियां मोड़ी और पूरी ताकत से ठग के सोलर प्लेक्सस पर वार किया। जोरदार झटके से वो आदमी आधा झुक गया और उसी पल वनेसा ने अपनी हथेली के एज से उसकी गर्दन पर स्ट्राइक कर दी।
कुछ ही सेकंड में एक विशाल पम्प्ड आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके सनग्लासेस गिर चुके थे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वेनेसा तुरंत बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। वो खुद को एक किचन में पाती है, जहां अजीब बात ये थी कि वहां कोई भी कुक मौजूद नहीं था, कोई नहीं। टेबल पर रखा एक गोल मेटल ट्रे देखकर उसने खुद को उसी से आम कर लिया। थोड़ा आगे ऑपोजिट साइड पर एक और दरवाज़ा था, जिसमें गोल सा विंडो लगा हुआ था। धीरे से झांकते हुए वेनेसा ने देखा कि अंदर आधी रोशनी वाला एक हॉल है, जहां एक औरत और एक आदमी कोडी की गार्डिंग कर रहे थे और कोडी बंधा हुआ था। बिना देर किए वेनेसा ने जोर से दरवाज़ा पटकते हुए हॉल में एंट्री ली और दोनों क्रिमिनल्स से लड़ने के लिए रेडी हो गई। उन्होंने भी तुरंत फाइटिंग स्टांस ले लिया। वेनेसा ने ट्रे घुमाकर आदमी पर वार करना चाहा, लेकिन वो झुक गया और वार खाली चला गया। वो बैंडिट तुरंत उठ खड़ा हुआ और लड़की पर पंच मारा, लेकिन वेनेसा ने ट्रे से उसका ब्लो ब्लॉक कर लिया। उसकी मुट्ठी में जबरदस्त दर्द उठा और वो पीछे हटने लगा। इसी मौके पर वेनेसा ने अपनी हील से उसके चेहरे पर किक करने की कोशिश की, लेकिन उसने समय रहते उसे रोक लिया और उसकी टांग झटक दी, पलटकर वार करने की तैयारी में। लेकिन वेनेसा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने उसी पल मेटल ट्रे से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। जब दोनों क्रिमिनल्स उस मारपीट से संभलने की कोशिश कर रहे थे, वेनेसा ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने कोडी को खोला तक नहीं, सीधे उसे कंधे पर उठाया और बिल्डिंग से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। स्ट्रीट पर खड़ी कार से ड्राइवर ने खुशी में उसे शाउट करके प्रेज किया कि वो सफल हो गई। कोडी को कार में बैठाते ही वेनेसा ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। उसने रस्सियां खोलते हुए पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और वो कैसा महसूस कर रहा है। कोडी झुका हुआ बैठा था और उसे देखते हुए वेनेसा को याद आ गया कि फायर के बाद वो खुद भी इसी तरह डरी सहमी बैठी थी। वेनेसा ने फिर से लड़के को गले लगाया और वादा किया कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे अब डरने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान एडम ने हल्की सी खांसी दी। वेनेसा को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। अगले ही पल उसने देखा उसकी तरफ एक गन तैनी हुई है। एडम ने ठंडे लहजे में उसे कार से बाहर निकलने को कहा। फिर उसने जोड़ा कि वेनेसा बच्चे को वहीं छोड़ दे और खुद निकल जाए, इसके बदले उसे 2 मिलियन मिलेंगे। वेनेसा समझ गई कि यह आदमी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है और अब अपने अधूरे काम को पूरा करने आया है। एडम ने कहा कि ऑस्कर ने जिन जर्क्स को उसे टेस्ट करने के लिए हायर किया था, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब वेनेसा को एहसास हो गया, ये सब एक टेस्ट था। ड्राइवर ने आगे कहा कि ओनर एक पल के लिए भी अपने बेटे से नज़र नहीं हटाता और अब वो इस मौके को जाने नहीं दे सकता। वेनेसा ने अपने शरीर से कोडी को ढक लिया। वेनेसा ने साफ कहा कि वो उसे कभी भी वो करने नहीं देगी जो उसने प्लान किया है। लेकिन एडम बार बार जोर देता रहा कि वो स्मार्ट बने, पैसे ले ले, वरना उसके फॉरहेड में एक होल होगा। अपनी आंख के कोने से वेनेसा ने एक खुला हुआ लैपटॉप देखा और उसी पल उसने उसे इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ड्राइवर से बातों में उलझाए रखते हुए उसने चुपचाप हाथ बढ़ाया और सही बटन ढूंढने लगी। जब एडम ने नानी का दोबारा इनकार सुना तो उसने ट्रिगर दबाने की तैयारी कर ली ताकि उसे वहीं खत्म कर दे। इसी बीच लड़की की उंगलियां सही जगह पहुंच चुकी थीं और उसने बिना झिझक बटन दबा दिया। उसी पल वाइपर्स चलने लगे और विंडशील्ड पर हल्की सी आवाज होने लगी। यह एडम के लिए एक पल का डिस्ट्रैक्शन था। वो पलटकर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या। बस यही मौका वेनेसा को चाहिए था। उसने तुरंत लैपटॉप पर दूसरा बटन दबाया। इससे ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच लगी प्रोटेक्टिव ग्लास ऊपर उठ गई और जोर से आदम के हाथ पर लगी। गन उसके हाथ से गिर गई। उसी समय लड़की ने कोडी को पकड़ा और अपनी साइड से कार का दूर जोर से धक्का दिया। अगले ही पल वो जमीन पर पीठ के बल गिर चुकी थी ताकि कोडी ऊपर रहे और उसे चोट न लगे। फटाफट उठकर वो बच्चे को गोद में लेकर दौड़ पड़ी, इससे पहले कि एडम खुद को उस ट्रैप से छुड़ा पाता। भागते हुए वो लगातार कोडी को शांत करती रही, कहती रही कि वे जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे और वो बहुत बहादुर है। घर के पास पहुंचते ही वेनेसा ने देखा कि एडम की कार पहले से ही यार्ड में खड़ी है। उसके दिमाग में भयानक ख्याल आने लगे और तभी उसने देखा एडम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिस्टर पैरालॉन के पास खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी पल कोडी खुद को वेनेसा की बाहों से छुड़ाकर अपने फादर की तरफ दौड़ पड़ा। वेनेसा समझ चुकी थी यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। ऑस्कर ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, नानी की तारीफ की और कहा कि अब वो ऑफिशियली हायर्ड है। अब वेनेसा को समझ आ गया कि एडम के साथ हुआ पूरा डायलॉग भी इस प्लान का हिस्सा था, वो बस अपना काम कर रहा था। मिस्टर पैरालॉन ने कहा कि एडम ने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि वेनेसा उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही निकल गई। थोड़ी नाराज होते हुए भी वेनेसा ने फिर दोहराया कि इसी वजह से कार के डोर्स अनलॉक्ड होने चाहिए। ऑस्कर ने उसकी बात मान ली। कोडी भी उसकी तारीफ करने लगा, कहने लगा कि वो काफ़ी फास्ट है और उसने वेनेसा को गले लगा लिया। वेनेसा को एहसास हुआ कि ऑस्कर ने अपने ही बेटे को इस टेस्ट में घसीट लिया था, लेकिन वो कोडी को वार्न नहीं कर सका
क्योंकि इससे बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता था। ऑस्कर ये भी पक्का करना चाहता था कि वेनेसा को न डराया जा सकता है, न ही पैसे से खरीदा जा सकता है, और रिजल्ट उसे पसंद आया। उसने बताया कि पहले की बेबी सिटर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है। वेनेसा ने वादा किया कि वो कोडी का ध्यान रखेगी, लेकिन ऑस्कर से कहा कि वो उस पर भरोसा करे। मिस्टर पैरालॉन ने साफ मना कर दिया, वो किसी पर भी और किसी चीज पर भी भरोसा नहीं करता। जब वेनेसा ने इसका रीजन पूछा तो ऑस्कर ने कबूल किया कि उसकी वाइफ 1 साल पहले गायब हो गई थी। फिर उसने अपनी जेब से एक वेडिंग रिंग निकाली, औरत की उंगली के साइज की, जो खून से सनी हुई थी। उसने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट्स में एक बात मेंशन नहीं की थी, उसकी वाइफ की मर्डर हो चुकी थी। ऑस्कर का चेहरा बेहद उदास और शोक से भरा हुआ था। आंखें बंद करते हुए वो अपनी पत्नी को याद करने लगा। वेनेसा ने देखा कि लिटिल कोडी कितना अनकंफर्टेबल हो गया है, उसे भी अपनी मां की याद आ रही थी। लड़की ने समझ लिया कि बच्चा भी अंदर से दुखी है। उसने एम्प्लॉयर से कहा कि अभी इस बारे में बात न करें, ये सही मोमेंट नहीं है। ऑस्कर ने उसकी बात समझी और अपने बेटे को रूम में जाने को कहा, लेकिन कोडी ने मना कर दिया, कहने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है और घर के अंदर जाना नहीं चाहता। तभी वेनेसा की नज़र खिड़कियों पर गई और उसने पूछा कि एग्जैक्टली लड़के का रूम कहाँ है। ऑस्कर ने थोड़ा डिस्प्लीज्ड सा चेहरा बनाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि नई नानी को ये जानने की ज़रूरत क्यों है। लड़के के रूम की विंडो के बारे में बात करते हुए लड़की ने मजाक में कहा कि शायद बच्चे का कमरा वही है जिसमें लेस कर्टन्स लगी हैं। कोडी ने तुरंत मना कर दिया। तब ऑस्कर ने बताया कि उसके बेटे का रूम घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। वेनेसा ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वही कमरा होगा जिसमें फ्लावर पॉट्स रखे हैं, लेकिन इस बार भी लड़का गुस्से में ऑब्जेक्शन करने लगा। अचानक उसने नर्स का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गया ताकि वो खुद दिखा सके कि उसका असली रूम कौन सा है। वेनेसा कुछ कह पाती, उससे पहले ही ऑस्कर ने उसे आवाज़ दी कि 10 मिनट्स में उसके ऑफिस में आ जाए। इसके बाद लड़की लड़के के साथ चली गई और उसका फादर बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। पास खड़ा एडम मुस्कुराया, उसे ये लड़की पसंद आ गई थी। उसने ओनर को सलाह दी कि वो उसे ज़्यादा डराए नहीं, लेकिन ऑस्कर का मानना था कि अगर वेनेसा डर सकती है तो वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। ड्राइवर ने मजाक में ये भी कहा कि उसे अब भी उस लड़की से ऑरेंजेस की स्मेल आती है। रास्ते में कोडी को लग रहा था कि नैनी उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वेनेसा असल में सिर्फ उसका रूम देखना चाहती थी। उसने लड़के को समझाया कि उसके रूम से ही वो उसके बारे में एक राय बना पाएगी। ये बात कोडी के लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा था। वेनेसा अंदर ही अंदर परेशान थी कि लड़का किडनैपिंग को इतनी आसानी से हैंडल कर गया, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी थी कि शायद इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में वे रूम तक पहुंच गए। लड़के ने बताया कि हाल ही में मूव होने की वजह से कमरा साफ नहीं है और कुछ सामान प्रीवियस ओनर्स का भी रह गया है। उसने ये भी क्लियर किया कि वो बच्चों की चीज़ें हैं। नैनी को ऐसी चीज़ें पसंद भी आईं। उसने कोडी से कहा कि अगर वो नहीं चाहता तो वो रूम न दिखाए, लेकिन लड़के ने कहा ये तो बस एक रूम ही है। अगले ही पल वे एक काफ़ी स्पेशियस रूम में खड़े थे जहां चारों तरफ पूरा मेस फैला हुआ था। सबसे पहले ढेर सारे खाली चॉकलेट मिल्क के कार्टन्स नजर आए। फिर वेनेसा ने नोटिस किया कि कोडी के पास लगभग एक जैसे कई कॉस्ट्यूम्स हैं, इतने ज़्यादा कि शायद अंडरटेकर के पास भी न हो। दूसरे कोने में क्रिएटिविटी के लिए एक खास जगह थी जहां बच्चा अपने अंदर के फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता था। वेनेसा ने तुरंत सोचा कि लड़के को कम शुगर लेनी चाहिए और अपने वार्डरोब में थोड़ी वैरायटी भी लानी चाहिए। इधर नानी का ध्यान हटते ही कोडी ने कुछ टॉयज पिलोज के नीचे छिपा दिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर उसने बताया कि खाली बॉक्सेस इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेड उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। वेनेसा फिर मुस्कुरा दी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे नापसंद कैसे कर सकता है जबकि वो इतना वंडरफुल है। वो बच्चे के बालों पर हाथ फेरना चाहती थी, लेकिन उसने तुरंत हाथ झटक दिया। भौहों के नीचे से देखते हुए वो थोड़ा रूड होकर बोला कि उसे किसी नई मदर की ज़रूरत नहीं है। वेनेसा ने ज़रा भी बुरा नहीं माना। वो समझती थी कि बच्चे की अपनी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने कोडी को समझाया कि अगर उसे पसंद नहीं है तो वो उसकी इतनी केयर करना भी कम कर सकती है। लड़के ने उसी नाराज टोन में कहा कि वो बस अपना काम करती रहे। वेनेसा ने उसका साथ निभाते हुए उसकी बात मान ली, लेकिन कोडी ने याद दिलाया कि अब उसके फादर के पास जाने का टाइम हो गया है। वेनेसा समझ गई कि सच में सही समय आ चुका है। वह तुरंत बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। रास्ते में वो सोच रही थी कि बच्चा काफ़ी स्टबर्न है, लेकिन हालात देखते हुए उसे समझा भी जा सकता है। कुछ ही देर में वो ऑफिस के दूर के सामने खड़ी थी और उसने लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से नॉक किया। ऑस्कर ने उसे अंदर बुलाया। वेनेसा ने तुरंत महसूस किया कि ये आदमी थोड़ा बदल गया है। इन हालात में मिस्टर पैरालॉन उतना टेरिफाइंग नहीं लग रहा था जितना वो डॉन्स डेप्यूटी के रूप में लगता था।
वेनेसा ने बताया कि उसने कोडी को उसके रूम में छोड़ दिया है और पूछा कि क्या वो डर गया था। ऑस्कर ने समझाया कि अगर कोडी घर के अंदर था तो ये नॉर्मल ही माना जाएगा। उसने ये भी मान लिया कि उसने पहले नैनी पर थोड़ा प्रेशर डाला था, लेकिन वेनेसा को लगा कि वो प्रेशर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, बल्कि उल्टा। वेनेसा ने अपने बॉस से वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर इस मामले की जड़ तक पहुंचेगी। उसका मतलब साफ था, जिन लोगों ने मिसेस पैरालॉन को मारा था वही अब उनके बेटे को भी थ्रेटन कर रहे हैं। वो कोडी की पूरी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार थी और सब कुछ सुलझाना चाहती थी ताकि लड़का अब कभी खतरे में न पड़े। ऑस्कर ने कन्फर्म किया कि थ्रेट्स उसी दिन से शुरू हो गए थे जब उसके अंकल एक माफिया डॉन ने कोडी को अगला हेड अपॉइंट किया था। उसी समय वेनेसा ने नोट किया कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि उसके परिवार को खतरा है। उसने ये भी जोड़ा कि ऐसी ऑब्लिगेशन साइंड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में शामिल नहीं है। उसी पल वेनेसा को एहसास हुआ कि बॉस ने फाइन प्रिंट ठीक से पढ़ा ही नहीं था और उसने इसे अपने लिए लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऑस्कर को याद आया कि वेनेसा सेल्फ डिफेंस में ट्रेंड है, लेकिन लड़की ने ऑब्जेक्शन किया। उसका कहना था कि उसने हाल ही में ग्रेजुएशन की है और उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वर्कर हायर करना चाहिए था। मिस्टर पैरालॉन ने पलटकर कहा कि उसने बिल्कुल वही इंसान हायर किया है जिसकी उसे ज़रूरत थी। वेनेसा को तुरंत समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने डिटेल में एक्सप्लेनेशन मांगी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद ऑस्कर उसके पास्ट के बारे में जानता है और समझ गया है कि वो आंसर्स ढूंढने आई है। लेकिन ऑस्कर ने बस इतना कहा कि उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसने पूछा कि नैनी को यहाँ रुकने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए। अब वेनेसा को साफ दिख रहा था कि ये जॉब उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितनी उसने सोची थी। ऑस्कर ने कॉम्पनसेशन ऑप्शंस ऑफर करने शुरू कर दिए। उसने पेमेंट बढ़ाने की बात की। वेनेसा अभी अपनी कंडीशंस रखने ही वाली थी कि वो चुप रही। ऑस्कर ने इंसेंटिव्स बढ़ाते हुए कहा, मयोका में एक हाउस या फिर पॉलिटिक्स में कनेक्शंस। लेकिन वेनेसा को ये सब यूजलेस लगा। अगर वो इस काम में फेल हो गई तो इन सब का कोई मतलब नहीं था। वो ये भी सोचने लगी कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया। तभी वेनेसा ने ओनर से कहा कि उसे हर उस चीज़ का फुल एक्सेस चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत पड़े। मिस्टर पैरालॉन ने क्लैरिफिकेशन मांगी। वेनेसा ने साफ कहा, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, क्योंकि इससे कोडी की प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। ऑस्कर को ये रिक्वेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और उसे उसकी वर्क एथिक भी सेल्फलेस लगी। लेकिन वेनेसा ने साफ कर दिया कि वो कोई हीरो नहीं बनना चाहती, वो बस इस मिशन को सर्वाइव करना चाहती है, इसलिए हर पॉसिबल तरीका इस्तेमाल करेगी। बॉस ने इस पर सोचा क्योंकि कुछ चीज़ें थीं जो वो उसे नहीं दे सकता था, जैसे बिजनेस अकाउंट्स या कस्टमर डेटा। लेकिन नैनी को उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने वादा किया कि जो ज़रूरी नहीं होगा वो उसे देखेगी भी नहीं। अब बातचीत ऑस्कर के लिए थोड़ी अम्यूजिंग होने लगी। उसने फिर पूछा कि आखिर वो अचीव क्या करना चाहती है, और ये भी कि इससे वेनेसा को क्या मिलेगा कि वो इतनी स्क्रूपुलस है। कुछ सेकंड्स में कई ऑप्शंस दिमाग में घुमाने के बाद वेनेसा ने कहा कि उसकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। गहरी सांस लेकर उसने बॉस से कहा कि वो उसके लिए एक गारंटीड एक्सीलेंट रिव्यू छोड़े। आखिरकार वो कोडी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। अगर अंत में सब ठीक रहा तो वो चाहती थी कि उसका काम प्रॉपर्ली अप्रिशिएटेड हो। उसने ऑस्कर से ये भी कहा कि वो एलीट नैनी एकेडमी का हाईएस्ट पेट्रन बने। वेनेसा की बातें सुनकर मिस्टर पैरालॉन को लगा कि उसकी डिमांड्स काफ़ी छोटी हैं। फिर भी लड़की ने दोबारा पूछा। ऑस्कर ने वादा किया कि वो ये सब 1 साल बाद जब शिकागो छोड़ने का समय आएगा तब करेगा। लेकिन इसके बाद ऑस्कर ने नैनी को थोड़ी थ्रेटनिंग नज़र से देखा और कहा, अगर उसके बेटे के साथ कुछ भी हुआ तो सब कुछ बदल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वेनेसा को बहुत पछताना पड़ेगा कि उसने ये रास्ता चुना। अगर उसकी टास्क के दौरान कुछ हो गया और वो मर गई तो भी। हालांकि वेनेसा डरने वालों में से नहीं थी, फिर भी ये शब्द उसे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर गए। उस पल बॉस का अपीयरेंस इतना मेनेसिंग था कि उसे एक पल के लिए लगा शायद वो उसे मार भी सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बस कोल्ड तरीके से उसे फील एट होम कहकर ऑफिस से बाहर जाने का इशारा कर दिया। ऑफिस से निकलते ही वेनेसा समझ गई कि वो आदमी बिल्कुल सीरियस था। ये बात उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वेनेसा जानती थी कि उस जैसे लोग गलती होने पर किसी को भी बहुत धीरे धीरे मार सकते हैं, लेकिन साथ ही वो अच्छी तरह ट्रेन थी और जानती थी कि एलीट नैनीज कभी मिस्टेक नहीं करती। हॉलवे में उसकी मुलाकात ड्राइवर से हुई जो उसके सूटकेसेस को रूम की तरफ घसीट रहा था। हालांकि वो ये काम खुद भी कर सकती थी, लेकिन एडम को लगा कि आज उसके लिए चैलेंजेस काफ़ी हो चुके हैं। उसने खुशी जाहिर की कि वो यहीं रहने वाली है। एडम लगेज को 2nd फ्लोर पर ले जाने वाला था और उसी समय उसने लड़की को हाउस इंस्पेक्ट करने का इन्विटेशन दिया। उसने ये भी साफ किया कि अगले 1 ईयर तक यही उसका होम होगा जब तक कोई इरेपरेबल चीज़ ना हो जाए। वेनेसा ने उस आदमी की तरफ देखा और समझ नहीं पाई कि वो उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ। फिर भी उसने उसकी सलाह मानी और हाउस देखने निकल पड़ी।
घर किसी छोटे पैलेस जैसा लग रहा था। उसने गार्डन में टहलने का फैसला किया ताकि जगह की सेफ्टी भी चेक कर सके। दूर से थोड़ी दूरी पर वनेसा ने एक सिक्योरिटी गार्ड देखा जिसे वो पहले से जानती थी। अनऑफिशियली वही गार्ड था जिसे उसने बच्चे को बचाने के लिए हाल ही में मार दिया था। फेंस के पास पहुंचकर उसने देखा कि वो लगभग 3 मीटर ऊंची थी और ऊपर बार्ब्ड वायर लगी हुई थी। इसके अलावा कई जगहों पर उसी जैसे और भी गार्ड्स गश्त कर रहे थे। आगे चलते हुए वनेसा ने देखा कि यहाँ फाउंटेन्स जैसी ब्यूटीफुल चीजें भी हैं। फिर भी जिस जगह पर उसने सुना था कि कोडी खेलता है वो उसे प्लेग्राउंड जैसी नहीं लगी। उसने सोचा कि बच्चे को कभी कभी पार्क ले जाना बहुत अच्छा रहेगा। घर लौटकर वनेसा अपने रूम को देखने गई। रूम काफी स्पेशियस था, लेकिन लग्जरी उसे ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई। उसने मोमेंट का फायदा उठाकर अपना लैपटॉप चार्ज करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने ब्रीफकेस खोला वो सन्न रह गई। डिवाइस वहां था ही नहीं। डर के साथ उसने याद करने की कोशिश की कि आखिर उसने लैपटॉप कहाँ छोड़ा था। रीसेंट इवेंट्स दिमाग में दोहराने पर उसे याद आया कि वो लैपटॉप कार में ही रह गया था, ठीक उसी पल जब वो बच्चे को लेकर बाहर कूदी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उम्मीद की कि वो तुरंत जाकर लैपटॉप ले सके, लेकिन यार्ड में कोई कार नहीं थी। उसी समय ऑस्कर नर्स के पास आया और उसे डिनर के लिए बुलाया। खाना रेडी था। वनेसा ने तुरंत पूछा कि वो अपना लैपटॉप कैसे वापस ले सकती है। बॉस ने वादा किया कि एडम इसका ध्यान रखेगा। फिर उसने कोडी के बारे में पूछा और उसे बताया गया कि लड़के ने उस दिन अपने रूम में ही डिनर करने का फैसला किया है। वनेसा ने यह भी पूछा कि ऐसा कितनी बार होता है कि कोडी टेबल पर नहीं आता। ऑस्कर ने बताया कि हाल के दिनों में वो अक्सर ऐसा कर रहा है। वनेसा ने सोचा कि ये उसकी मां को खोने की वजह से है, लेकिन तभी बॉस गुस्से में पलटा और कहा कि उसे उसके रीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने साफ कहा कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता है और किसी की राय नहीं सुनना चाहता, खास तौर पर उसके फीलिंग्स को लेकर। फिर उसने नर्स को दोबारा याद दिलाया कि उसका एक ही काम है, कोडी की सेफ्टी। इसी समय कोडी अपने रूम के दूर के बाहर खड़ा था और चुपचाप एडल्ट्स की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। वनेसा ने फिर भी बाहर से आती हल्की सी रसलिंग की आवाज़ सुन ली। ऑस्कर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी में कहीं जा रहा था। लेकिन वनेसा समझ गई कि कोडी ने सब कुछ सुन लिया है। ये बात उसे बहुत अपसेट कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी बहुत छोटा था और ये बात वनेसा को अंदर ही अंदर परेशान कर गई। इसके बाद वो डाइनिंग रूम में पहुंची, जहां उसे एक बहुत बड़ी टेबल पर बैठने के लिए कहा गया। टेबल पर इतना ज़्यादा खाना सजा हुआ था कि वनेसा को लगा भले ही वो भूखी थी, पर यह सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। मिस्टर पैरालॉन पहले से ही उसके सामने बैठा था और खाना शुरू करने के लिए तैयार था। वनेसा को एटिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी, फिर भी उसे थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हो रही थी। एकेडमी में उसे सिखाया गया था कि एम्प्लॉयर के साथ स्मॉल टॉक कैसे की जाती है, इसलिए उसने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। वनेसा ने सबसे पहले पूछा कि मिस्टर पैरालॉन को शिकागो किस काम से आना पड़ा। जब उसे पता चला कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए है तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लोकल माफिया से नहीं था और उसकी कंपनी का यहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं था। साथ ही उसे पता था कि यहाँ की माफिया फैमिलीज किसी आउटसाइडर को पसंद नहीं करती। वनेसा ने कहा कि ऑस्कर जैसी पोजीशन वाला आदमी शहर में काफ़ी हलचल मचा सकता है। ऑस्कर ने शांत लहजे में उसकी बात से सहमति जताई, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। वनेसा ने नोट किया कि ऑस्कर को किसी तरह का रिमॉर्स नहीं था, मानो उसे ये एहसास ही न हो कि वो अपने बेटे को कितने बड़े खतरे में डाल रहा है। फिर भी वनेसा ने बातचीत जारी रखी और उससे आने वाले 1 साल के गोल्स के बारे में पूछा। ऑस्कर को सवाल ठीक से समझ नहीं आया, तो वनेसा ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई खास प्लान नहीं है तो वो कोडी को कोई लैंग्वेज या कोई आर्ट सिखा सकती है। मिस्टर पैरालॉन थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वो इस प्रपोजल पर सोच रहा हो। फिर उसने कहा कि वो पहले भी ये सोच चुका था कि बच्चे को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे उम्मीद थी कि कोडी, फ्यूचर एयर ऑफ पैरालॉन, कुछ एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे। उसी समय डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुला और एक मेड अंदर आई जो टेबल पर ड्रिंक रखने लगी। वनेसा को ये टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस लगी। उसने महसूस किया कि इस घर के लोग अजीब हैं, जैसे गोस्ट्स की तरह। अब तक वो बस ड्राइवर से ही मिली थी। वनेसा ये सोचने लगी कि आखिर उसे ही बॉस के साथ डिनर के लिए क्यों बुलाया गया। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद आज उसका फर्स्ट डे है, इसलिए ऐसा हुआ हो। उसने इस अजीब हॉस्पिटैलिटी के साथ प्ले अलोंग करने का फैसला किया। फिर वनेसा ने पूछा कि कोडी पूरा दिन क्या करता है। उसे बताया गया कि उसका पिता अक्सर उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। वनेसा को ये बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं लगा और उसने साफ कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही ऑस्कर का मूड बदल गया। उसने साफ तौर पर मुट्ठियां भींच लीं। उसने मेड जूलिया को आदेश दिया कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे।
वेनेसा ने मेड की रहस्यमयी नज़र देखी और फिर से उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑस्कर अपनी कुर्सी से उठा और नानी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। वेनेसा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर ने उसे फिलहाल एक भी शब्द न बोलने की हिदायत दी। दरवाजे के बाहर हमेशा की तरह एक गार्ड खड़ा था। मिस्टर पैरालॉन ने उसे इशारे से कुछ कहा। वेनेसा उस बड़े से आदमी के पास से गुजरी और सोचने लगी कि कहीं उसे नुकसान पहुंचाने का आदेश तो नहीं दिया गया, लेकिन गार्ड वहीं खड़ा रहा। इसके बजाय ऑस्कर ने खुद वेनेसा का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींच ले गया। वेनेसा को थोड़ी राहत हुई कि बॉस ने उसे सबके सामने डांटा नहीं, लेकिन फिर भी ये सब उसे कुछ ज्यादा लग रहा था। जहां जाकर वे रुके, वेनेसा ने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी कि उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन मिस्टर पैरालॉन ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसकी बात से पूरी तरह सहमत है। फिर उसने वेनेसा से कुछ ऐसा पूछा जिससे वो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों जरूरी है। पैरालॉन ने अपनी बात दोबारा दोहराई और वेनेसा के हाथों को जोर से पकड़ लिया। मजबूर होकर वेनेसा ने हामी भर दी। गार्ड ने देखा कि बॉस लड़की को जोर से झकझोर रहा है, और उसी पल वेनेसा ऐसे चीख पड़ी जैसे मौत सामने खड़ी हो। इसके बाद ऑस्कर उसे फिर से एक पेड़ के पीछे ले गया और कहा कि कोडी के लिए उसका सिर्फ एक ही गोल है। वो ये बात पूरी करता, उससे पहले ही पास में किसी की आहट सुनाई दी और चीफ अचानक चुप हो गया। कुछ ही पल बाद एक गार्ड उनके सामने आ गया, अपनी विशाल काया से मानो चांदनी को ढकते हुए। बॉस ने उससे पूछा कि क्या बात है। पता चला कि 3rd डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए ऑस्कर ने वेनेसा से बाद में बात करने को कहा और बिजनेस के लिए चला गया। अकेली रह गई वेनेसा ये समझने की कोशिश करने लगी कि ये आदमी सबके सामने कुछ कहने से इतना डर क्यों रहा था। अगली सुबह वेनेसा ने सुना कि कोडी किसी से काफी खतरनाक लहजे में पूछताछ कर रहा है। लड़का कह रहा था कि अगर किसी ने पैरालॉन फैमिली से चोरी करने की हिम्मत की है तो वो उसे ढूंढ ही निकालेगा। जब वेनेसा ने कोडी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि हल्की रोशनी में वो डकलिंग से पूछताछ कर रहा था। ये देखना थोड़ा अजीब था कि इतनी कम उम्र में ही एक बच्चा टॉर्चर और इंटेरोगेशन जैसी बातें सीख रहा है। फिर भी वेनेसा ने उसे आवाज दी और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलने को कहा, लेकिन कोडी ने कहा कि वो कमरे में ही खाएगा। वेनेसा मुस्कुराई और मजाक में सोच लिया कि शायद लड़का उसके सामने ह्यूमन फूड खाने से डर रहा है। कोडी को समझ नहीं आया कि उसकी नानी ह्यूमन फूड से क्या मतलब निकाल रही है। तब वेनेसा ने उसके साथ खेल खेल में कहना शुरू किया और वादा किया कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। लड़का उलझन में पड़ गया कि कौन सा सीक्रेट। तब वेनेसा ने बताया कि वो असल में एक वैम्पायर है, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जाता और सिर्फ तब खाता है जब कोई उसके फैंग्स न देखे। कोडी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो वैम्पायर नहीं है, बस उसके साथ खाना नहीं चाहता। इस पर वेनेसा ने मान लिया कि वो पहले ही खा चुकी है, इसलिए किचन पूरी तरह से कोडी के लिए फ्री है। फिर उसने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाद में नीचे मिलने को कहा। बेबीसिटर के जाने के बाद कोडी कुछ देर तक नाराज रहा, ये समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे अकेला क्यों छोड़कर जा रही है। तभी उसने डकलिंग की तरफ देखा और उसे घूर कर देखने से मना कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद वेनेसा ने बर्तन धोए और खुश हुई कि आखिरकार लड़के ने कमरे से बाहर आकर खाना खाया। एक प्लेट पर उसने देखा कि कोडी ने सॉस से वैम्पायर का चेहरा बना दिया था। ये थोड़ा बदतमीजी भरा लगा, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि बच्चे ने खाना खा लिया। सफाई खत्म करते करते वेनेसा ने किसी के किचन में आने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो सामने एप्रन पहने एक महिला खड़ी थी। वो मिसेस केनेथ थी। उसने तुरंत पूछा कि नैनी यहाँ क्या कर रही है। वेनेसा ने बताया कि अब से वो कोडी के ब्रेकफास्ट और लंच पर नजर रखेगी। वेनेसा ने यह भी कहा कि वो मिसेस केनेथ के काम में कोई दखल नहीं देगी। मेड ने ध्यान दिया कि नई एम्प्लॉई अच्छे से सफाई कर रही है। फिर मिसेस केनेथ ने एक कैबिनेट खोलने की कोशिश की, लगभग वेनेसा को धक्का देते हुए, और बताया कि मिस्टर पैरालॉन को कॉफी चाहिए। कॉफी बनाते समय मिसेस केनेथ ने पूछा कि वेनेसा की रात कैसी रही। वेनेसा ने झूठ बोला कि सब ठीक था। असल में वो पूरी रात सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर वेनेसा ने मेड से पूछा कि क्या उसने उसका लैपटॉप देखा है, जो उसके लिए बहुत जरूरी था। मिसेस केनेथ ने टेक्नोलॉजी को बेकार बताया और कहा कि किताब पढ़ना ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त दरवाजे से मालिक की आवाज आई, वेयर इज माई कॉफी। वेनेसा ने तुरंत पलट कर देखा और वेनेसा ये देखकर हैरान थी कि मिस्टर पैरालॉन अभी कितने काम लग रहे थे, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो बस दिखावा कर रहे हैं, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। ऑस्कर ने लड़की की क्यूरियस नज़र देख ली और समझ गया कि उसे कोई प्रॉब्लम है, मगर वेनेसा ने उससे कुछ कहा नहीं, बस ये पूछने आई थी कि लिटिल कोडी ठीक है या नहीं।
फिर भी वेनेसा अपने बॉस को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि कल ही वो उसे अपने बेटे के बारे में कुछ बताना चाहता था। जब वो कोडी के कमरे के पास पहुंची तो एक बार फिर उसने उसे डकलिंग से खतरनाक लहजे में बात करते सुना। उसी पल उसे समझ आ गया कि कोडी ने ये सब किससे सीखा है। जब बच्चा अपने काम में व्यस्त रहा, वेनेसा ने सोचा कि वो अपने लैपटॉप के बारे में पता लगाए। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि लैपटॉप पहले से ही एक छोटे से टेबल पर रखा हुआ था। वेनेसा के लिए ये मौका परफेक्ट था, अब वो सच जानना चाहती थी। ऑस्कर ने कभी उसे अपनी बायोग्राफी के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए वेनेसा ने सर्च इंजन खोलने का फैसला किया। लैपटॉप ऑन करते ही उसने तुरंत टाइप किया, पैरालॉन क्राइम्स इन द साउथ ऑफ द कंट्री। थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि पैरालॉन फैमिली पिछले 100 सालों से एक माफिया ग्रुप चला रही है। ऑस्कर के अंकल अब डॉन बन चुके थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की मौत हो चुकी थी और उन्होंने सत्ता सौंप दी थी। अंकल के कोई बेटे नहीं थे, इसलिए उनका नेफ्यू डेप्यूटी बना और अब कोडी एयर था। अब वेनेसा को समझ आने लगा कि ये बच्चा इतना सीरियस क्यों है और ऐसा बिहेव क्यों करता है। इसके बाद उसने डार्क वेब पर पैरालॉन के बारे में पढ़ने का फैसला किया और तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगीं। कुछ साइट्स पर लिखा था कि यहां आए ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी ऑस्कर कई दुश्मन बना चुका है। वेनेसा ये समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी खुद को इतनी मुश्किलों में क्यों झोंक रहा है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद साउथ में उसका बिजनेस खत्म हो चुका था। उसी वक्त कोडी ने उसे आवाज दी और उसे मैड एंट कहकर बुलाया। अजीब बात यह थी कि वेनेसा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया और देखने चली गई कि लड़के को क्या चाहिए। उसके कमरे में जाकर उसने देखा कि डकलिंग पहले से ही लैपटॉप बैग में रखा हुआ था और कोडी खुद कुछ ढूंढ रहा था। उसे अपनी फेवरेट आय नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अपने पिता के साथ एक नाइट इवेंट में जाने वाला था। वेनेसा को समझ आ गया कि कोडी को अभी पता नहीं है कि उसके पिता उसे साथ नहीं ले जाने वाले। वो सोचने लगी कि ये बात उसे कैसे समझाई जाए। उसने तुरंत सुझाव दिया कि वो घर पर ही रहे और उसके साथ खेले, जब तक मिस्टर पैरालॉन अपना बिजनेस निपटा लें। लेकिन कोडी को पूरा भरोसा था कि उसके पिता को उसकी जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जो पैरालॉन फैमिली से नफरत करते हैं। यह वेनेसा के लिए नई इन्फॉर्मेशन थी। उसे हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे जानता है। कोडी का मानना था कि जब वो अपने पिता के साथ होता है तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अचानक कोडी ने नैनी से कहा कि जब उसके डैड आएं तो वो उसका सपोर्ट करे। वेनेसा समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। उसी वक्त ऑस्कर कमरे में आ गए और अपने बेटे से कहा कि वो वेनेसा के साथ ही रहे। वो खुद नेक्स्ट इवनिंग तक ही लौटेंगे, और उन्हें लगता था कि कोडी के लिए घर पर रहना ज्यादा सेफ है। यह सुनकर लड़का बहुत अपसेट हो गया। उसने अपने पिता को याद दिलाने की कोशिश की कि उसके अंकल क्या चाहते हैं, लेकिन ऑस्कर नहीं माने। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोडी घर पर ही रहेगा ताकि वो निश्चिंत होकर जा सकें। जाते जाते मिस्टर पैरालॉन ने नैनी से कहा कि वो उसके बेटे पर कड़ी नजर रखे। वेनेसा ने मौका देखकर बॉस से कहा कि वो थोड़ी देर और रुकें। ऑस्कर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि शायद बात इंपॉर्टेंट हो। इस दौरान कोडी उम्मीद भरी नजरों से नैनी को देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब भी उसके पिता से कहेगी कि उसे साथ ले जाए, लेकिन वेनेसा ने ऐसा नहीं किया। उसने इस तरह की कोई बात नहीं कही, बल्कि सिर्फ फिर से उसके सिक्योरिटी सिस्टम तक एक्सेस मांगा। उसी पल लड़के को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो और उसे छोड़ दिया गया हो, मानो उसकी आखिरी उम्मीद टूट गई हो। ऑस्कर के पास अभी इसे करने का समय नहीं था, लेकिन उसने वादा किया कि लौटने के बाद वो इस बारे में वेनेसा से बात करेगा। इसके बाद मिस्टर पैरालॉन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बेटे को नैनी के साथ छोड़ दिया, जो अब पूरी दुनिया से नाराज था। लड़की ने हालात को शांत करने का फैसला किया और छोटे बच्चे को साथ में डिनर करने का ऑफर दिया, लेकिन कोडी को कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने नर्स से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे और चली जाए। वेनेसा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कोडी ने पूरी आवाज में चिल्लाकर उसे दूर जाने को कहा। लड़की ने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की और वादा किया कि वे साथ में मजे करेंगे, लेकिन लड़के को इसमें कुछ भी मजेदार नहीं लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसके पिता ने बस उसे पीछे छोड़ दिया है। वेनेसा के पास लड़के के कमरे से निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और कोडी ने गुस्से में उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। एक तरह से वेनेसा को अच्छे से पता था कि कोडी कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी कभी ऐसी ही स्थिति में रह चुकी थी। लड़की की यादों में उसका जलता हुआ घर फिर से उभर आया और उसमें कुछ भी मज़ेदार नहीं था। उस रात वेनेसा फिर से सो नहीं पाई। उस पर फिर से सर्विलेंस किए जाने का एहसास हावी हो गया। उसने पूरे कमरे में कैमरास ढूंढे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो एहसास गया नहीं। इन सब के बावजूद अब उसे अपनी ड्यूटीज फिर से शुरू करने के लिए तैयार होना था। उसने अपने परफेक्ट रूम को देखा और सोचा कि इसके पीछे कुछ बहुत ही भयानक छिपा हुआ है।
तभी वेनेसा की नज़र राइजिंग सन पर पड़ी और वो उसकी रेस को निहारने के लिए बालकनी में चली गई। कुछ मिनट वहां खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आई और सर्च इंजन देखने का फैसला किया। उसी समय उसने देखा कि कोडी पहले से ही आराम से उसके बेड पर बैठा हुआ था। नानी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, लेकिन लड़के ने फिर से मना कर दिया। तब वेनेसा ने उसे ब्रेकफास्ट के बाद पार्क ले जाने का प्रस्ताव दिया। कोडी ने न सिर्फ उसका डिस्गस्टिंग फूड खाने से मना कर दिया, बल्कि कहीं जाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अचानक उसे पार्क में दिलचस्पी हो गई और उसने नानी से उसके बारे में और बताने को कहा। लड़की ने उसे स्ट्रीट वाले प्लेग्राउंड के बारे में बताया और ये भी कहा कि एक दूसरी जगह जू भी है, लेकिन वहां बदबू आती है। इस पर लड़के ने बताया कि उसे असल में प्लाजा डे बाल्बोआ बहुत पसंद है। हालांकि वनेसा नहीं जानती थी कि वह कहाँ है। उसने समझाया कि ये सिटी के सेंटर में रिवर्स के बीच है और वहां बहुत सारे ट्रीज, बेंचेस और फाउंटेन्स हैं। लड़के ने यह भी बताया कि वो और उसके डैड अक्सर वहां जाते थे और वहां डक्स को खाना खिलाते थे। बॉस के कैरेक्टर को थोड़ा जानने के बाद लड़की ने इस तस्वीर की कल्पना करने की कोशिश की। फिर भी वो कोडी के साथ वहां जाने के लिए मान गई, लेकिन इस शर्त पर कि वे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। कुछ देर बाद वेनेसा ने देखा कि उसका फॉस्टर चाइल्ड डक्स को ब्रेड क्रम्स खिला रहा था। उसी समय वो बर्ड से कह रहा था कि वे आपस में लड़े नहीं, क्योंकि उसके पास सबके लिए इनफ ब्रेड है, लेकिन वे फिर भी कड़कड़ाते रहे। कोडी को देखते हुए नानी समझ गई कि ये लड़का अपने फादर को बहुत याद करता है, जो पूरे दिन कहीं गायब रहता था। जल्द ही लड़का डक्स को खाना खिलाते खिलाते थक गया, जो बाय नेचर लड़ना बंद ही नहीं कर रहे थे, और उसने बचा हुआ ब्रेड फाउंटेन में फेंक दिया। फिर वो वनेसा की ओर मुड़ा और उससे आइसक्रीम खरीदने को कहा। लड़की ने देखा कि डिनर का समय हो रहा है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी एपेटाइट खराब हो। लेकिन लड़के ने फिर से पूछा, यहां तक कि प्लीज शब्द का भी इस्तेमाल किया और ये भी जोड़ा कि उसके डैड हमेशा उसे आइसक्रीम दिलाते थे। उस पल बच्चा इतना अडोरेबल लग रहा था कि वेनेसा उसे मना नहीं कर पाई, लेकिन सिर्फ 1 बॉल। फिर उसने आइसक्रीम टेंट की ओर इशारा किया और उसे वहां चलने के लिए कहा। लेकिन कोडी ने आपत्ति जताई और समझाया कि उसके फादर हमेशा उसे ओल्ड क्वार्टर से ही दिलाते थे, क्योंकि वहां पिस्ताशियो भी मिलता है। लड़की ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो इस आइसक्रीम को बहुत ज्यादा चाहता था, और वे वहां चले गए। उस इलाके में बहुत सारे लोग थे और वो जगह पूरी तरह से टूरिस्ट्स के लिए बनी हुई लग रही थी। सेलर के पास पहुंचते ही वनेसा ने तुरंत लड़के के लिए पिस्ताशियो आइसक्रीम विद चॉकलेट चिप्स ऑर्डर कर दी। उसी समय लड़की ने उससे फ्रेंच में बात की और उसकी रिएक्शन से उसे समझ आ गया कि उसे अभी और सीखने की जरूरत है। कुछ ही पलों में कोन में आइसक्रीम तैयार हो गई और नानी ने टर्मिनल के जरिए पे करने के लिए अपना फोन निकाला। उस समय कोडी ध्यान से उस आइसक्रीम को देख रहा था, जिसे वो बेसब्री से चखना चाहता था। लेकिन अचानक उसे होश आया और वो वहां से ऐसे भागा जैसे कोई बैंडिट्स का झुंड उसके पीछे पड़ा हो। वेनेसा मुश्किल से ये देख पाई कि लड़का किस दिशा में जा रहा है, इससे पहले कि वो भीड़ में गायब हो जाए। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ी, उसे पकड़ने के इरादे से, लेकिन वो पहले ही कोने के पीछे गायब हो चुका था। शुरुआत में लड़की को समझ नहीं आया कि कोडी ने वही आइसक्रीम क्यों नहीं ली जो उसने खुद मांगी थी। वो उसे पुकारने लगी, लेकिन उसने उसे कोई नाम लेकर नहीं पुकारा। तभी उसे समझ आने लगा कि ऑस्कर का बेटा कहाँ जा सकता है। उस समय मिस्टर पैरेलॉन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था और उसने रास्ते का समय सोचने में लगाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने उसे बताया कि एक इनकमिंग वीडियो कॉल आई है और पूछा कि ये किसकी है। एडम ने तुरंत जवाब दिया कि उसके अंकल उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऑस्कर उस समय उससे बात भी नहीं करना चाहता था। उसने बस ये साफ करने को कहा कि अंकल जॉनी को क्या चाहिए था, क्योंकि उसने दिन के बीच में कॉल करने का फैसला किया था। ड्राइवर को ये नहीं पता था कि बात क्या है, लेकिन उसने सलाह दी कि अपने अंकल को इंतजार न करवाएं। तब ऑस्कर बात करने के लिए मान गया और ड्राइवर से कहा कि सैलून में लैपटॉप खोलकर कनेक्शन कर दे। मिस्टर पैरेलॉन ने बटन दबाया और तुरंत स्क्रीन पर उसका अंकल दिखाई दिया। कॉलर की आवाज़ थोड़ी परेशान लग रही थी और ऑस्कर को पहले तो लगा कि शायद कुछ सीरियस हो गया है। लेकिन जॉनी ने हालचाल पूछना शुरू कर दिया और उसके नेफ्यू ने बताया कि बस एक और ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन बाकी है। जॉनी ने ध्यान से सुना और फिर ऑस्कर से कहा कि वो वॉर शुरू ना करे, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता है। ये मैक्सिकन्स वेपन्स में माहिर थे, लेकिन लग्जरी गुड्स के मामले में उतने अच्छे नहीं थे, और ये बात काम आ सकती थी। लॉगर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स और चाइनीज रिटेल चेन्स में कनेक्शंस भी इसमें मदद करेंगे। इस तरह की खबरों से जॉनी खुश हो गया, क्योंकि जल्द ही वे सिटी को अपनी सील से ब्रांड कर पाएंगे। इसके अलावा नॉर्मन्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ऑस्कर जमीन तैयार करे, और उसने सब कुछ सही ढंग से करने का वादा किया। अंकल जॉनी ये कहना भी नहीं भूला कि फ्यूचर एम्पायर आगे चलकर उसके बेटे को सौंपा जाएगा। उसने अपने नेफ्यू से ये भी कहा कि वो कभी न भूले कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है।
ऑस्कर ने फिर से वादा किया कि सब कुछ पूरा किया जाएगा। इसके बाद अंकल जॉनी ने कहा कि जब सब कुछ तैयार हो जाए तो उसे बताया जाए, और फिर उसने उसके बेटे के बारे में पूछा। ऑस्कर ने संक्षेप में बताया कि मामला कैसा चल रहा है, और अंकल ने इस छोटे माफियोसो के नाम एक टोस्ट उठाया। बातचीत खत्म होने के बाद जॉनी के ऑफिस में एक एम्प्लॉई आई जिसकी रोब खून से सनी हुई थी, और उसने कहा कि वे रेडी हैं। ये डॉन के लिए अच्छी खबर थी, और उसने सोचा कि क्या उसने ज्यादा परेशानी खड़ी की थी। वो निकलने की तैयारी करने लगा, ये सोचते हुए कि इस बार वो आदमी उसे क्या बताएगा। वही पुरानी प्रिडिक्टेबल लाइज सुनना उसे बोरिंग और थकाऊ लगने लगा था। जब माफियोसी अपने अपने काम में लगे हुए थे, उसी समय छोटा कोडी अपना छोटा सा क्राइम कर रहा था। अपनी नानी से भागने के बाद उसका इरादा किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट ढूंढकर अपने फादर के पास जाने का था। लड़के को काफी देर तक दौड़ना पड़ा और वो थोड़ा सा थक भी गया था। वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जल्द ही वो बस स्टॉप पर पहुंच गया और सामने आए पहले ही बस के पास चला गया। ड्राइवर ने लड़के से कहा कि ये बस स्टेशन जा रही है और उसे वहीं जाना था। फेयर पे करने के बाद कोडी कैबिन में गया, जहां उसे अपने लिए एक कंफर्टेबल सीट मिल गई। वह खिड़की से बाहर देखते हुए बैठ गया। उसने देखा कि वेनेसा सड़क पर उसे ढूंढते हुए दौड़ रही थी, और उसने फैसला किया कि वो सिर बाहर नहीं निकालेगा। अब उसे बस यही चिंता थी कि वो अपने फादर तक पहुंच पाए और जल्दी ही उससे मिल सके। वेनेसा खुद इसे एक तरह का हाइड एंड सीक का खेल समझ रही थी, क्योंकि उसे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था। और कोडी, जो काफी देर से रास्ते में था, महसूस करने लगा कि उसके पैर थोड़े स्वोलन हो गए हैं। वो उठकर अपने पैर स्ट्रेच करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वो सही स्टॉप पर पहुंच गया और बस से उतर गया। लेकिन जैसे ही लड़का ट्रांसपोर्ट के स्टेप से नीचे उतरा, उसने अपने सामने एक जाना पहचाना चेहरा देख लिया। लगभग 8 मिनट्स पहले नैनी, जिसे पूरा यकीन था कि वो लड़के को जल्दी ढूंढ लेगी, एक प्लान सोचने लगी। वो अपने दिमाग में उसकी पॉसिबल एस्केप रूट्स दोहराने लगी। उसने उस स्टॉप की तरफ नजर डाली जहां बाइसिकल्स खड़ी थीं। उसी समय लड़की जानती थी कि भले ही कोडी तेज चलता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर वेनेसा ने बाइसिकल के बारे में सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का उसे चला पाएगा या नहीं। सबसे सूटेबल ऑप्शन उसे बस या टैक्सी लगा, जहां उसे बस पे करना होता। फिर लड़की ने अपनी आंखें बंद कीं ताकि ये बेहतर अंदाजा लगा सके कि कोडी किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा लड़के ने सबसे फास्ट रास्ता ही चुना होगा ताकि अपने गोल तक जल्दी पहुंच सके। वेनेसा को यह भी याद आया कि कैसे वो अपने सामान में टाई ढूंढ रहा था ताकि अपने फादर के साथ जा सके, लेकिन मिस्टर पैरालॉन ने उस दिन लड़के को घर पर ही छोड़ने का फैसला किया था, जो काफी समय बाद पहली बार हुआ था। और अब नर्स को पूरा यकीन था कि कोडी अपने फादर को ढूंढने और फिर से उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड था। तभी वेनेसा ने कुछ लड़कियों की बातचीत सुनी जो एक क्यूट सूट पहने बच्चे के बारे में बात कर रही थीं। साथ ही वे खुश थीं कि यहाँ बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। ये सुनते ही वेनेसा को समझ आ गया कि वे कोडी की ही बात कर रही हैं। उसने तुरंत पूछा कि वो किस बस में चढ़ा था। लड़की अचानक सवाल से थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन नर्स ने अपना सवाल दोहराया, इस बार थोड़ा सॉफ्ट होकर। तब उसने बताया कि उसने लड़के को स्टेशन की तरफ जा रही बस में चढ़ते हुए देखा था। नानी को समझ आ गया कि लड़का इंटरसिटी ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहा है और वहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट्स लगेंगे। अब वो दिखाने के लिए तैयार थी कि एकेडमी ऑफ एलीट नैनीज की ट्रेनिंग क्या कमाल कर सकती है। जल्द ही वेनेसा ने एक आदमी को देखा जो सामने ट्रंक वाली बाइसिकल पकड़े हुए था और पीछे एक डॉग बैठा था। वो तुरंत उस आदमी के पास गई और बहुत पोलाइटली उससे ट्रांसपोर्ट उधार देने को कहा। जब आदमी क्यूट लड़की के चाम से बाहर आया तो उसे याद आया कि उसका डॉग अभी भी पीछे की बास्केट में बैठा है। वेनेसा खुद समझ गई कि वे एक दूसरे को मिस कर देंगे और तुरंत डॉग को उसके ओनर के पास लौटा दिया। आखिर में वेनेसा ने वादा किया कि वह बाइक को पार्किंग लॉट में छोड़ देगी और रास्ते पर निकल पड़ी। लड़की सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी, दोनों दिशाओं में जा रही कार्स को पार करती हुई जो उसे देखकर हॉर्न बजा रही थीं। जब वो ब्रिज पर पहुंची तो वहां लंबा ट्रैफिक जैम था और उसे पता चल गया कि वो लेट हो जाएगी। इसलिए वेनेसा ने अपनी पार्कोर स्किल्स आजमाने का फैसला किया और ब्रिज से नीचे उतर गई। कुछ सेकंड्स बाद एक बेबी स्ट्रोलर के ऊपर से उड़ते हुए वो साइडवॉक पर आकर उतरी, जिससे पेडेस्ट्रियंस काफी डर गए। लेकिन उसके पास उन पर ध्यान देने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो किसी भी तरह लड़के को इंटरसेप्ट करना चाहती थी। उसी समय जब बेबी सिटर बाइक चला रही थी, कोडी अब भी आगे बढ़ रहा था। बस धीरे धीरे उसके गोल के करीब पहुंच रही थी। उसे लग रहा था कि ये यात्रा बहुत लंबी चल रही है और इस दौरान वो काफी बोर्ड हो गया था। कुछ देर बाद वेनेसा पहले ही स्टेशन पहुंच चुकी थी और दूर से अपनी जरूरी बस को ढूंढने लगी। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचा था और उसके पास बाइक पार्क करने का समय था।
उसने स्टॉप के पास ही टू व्हील्ड ट्रांसपोर्ट के लिए एक सेक्लूडेड जगह ढूंढी और फिर पैदल चल दी। बस के आने से पहले लड़की के पास अभी 1 मिनट बचा था और वो छोटे फ्यूजिटिव से मिलने के लिए तैयार हो गई। यह मिनट बहुत तेजी से बीत गया और बस सही स्टॉप पर आकर रुकी। वहां बैठा कोडी उतरने की तैयारी कर रहा था और बाहर निकलने से पहले अपने पैर स्ट्रेच कर रहा था। पूरी तरह सोच में डूबा हुआ बेखबर लड़का बस के स्टेप से नीचे उतरा और वहीं वेनेसा पहले से बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। अब वो लड़के से सीरियसली बात करने वाली थी। कोडी सामने नैनी को देखकर बुरी तरह डर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। लड़की बस उसके पास झुकी और पूछा कि वो बिल्कुल अकेले कहाँ जा रहा था। फिर उसने उसे स्क्रफ ऑफ द नेक से पकड़ लिया और जोड़ दिया कि अब उसे और आइसक्रीम नहीं मिलेगी। इसके बाद कोडी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो इस बात से गुस्से में था कि उसने उसका सूट खराब कर दिया था। वेनेसा ने उसे यकीन दिलाया कि इस समय रंपल सूट उसकी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। लड़का फिर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और नैनी को छोड़ देने के लिए चिल्लाता रहा। बिना झिझक लड़की ने उसकी जैकेट झटक दी और उसी पल लड़का उससे बाहर निकल आया, सीधे अपनी हील पर गिरते हुए। उसे एक अनप्लेजेंट दर्द महसूस हुआ, लेकिन अब वो किसी और बात को लेकर ज्यादा परेशान था। वो वेनेसा पर चिल्लाने लगा कि वो उससे नफरत करता है। लड़की ने माना कि ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। कोडी रोने लगा और साइडवॉक पर गेंद की तरह सिकुड़ गया, अपनी नानी को दोष देता रहा कि उसी की वजह से वो अपने फादर के साथ नहीं जा पाया। लेकिन वेनेसा ने विरोध किया क्योंकि उसका काम ही बच्चे की प्रोटेक्शन करना था। उसने उसे ये भी समझाने की कोशिश की कि उसके एक्शंस कितने डेंजरस थे। लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि उसका फादर, जो अब अकेला है, वो भी डेंजर में है। नैनी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसके डैड के आसपास कई बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन कोडी का मानना था कि वे सब ट्रेटर्स हैं। फिर लड़के ने सीधा चिल्लाकर कहा कि उसकी मदर के साथ जो हुआ, उसके बाद उसका फादर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद उसने अंकल जॉनी के वर्ड्स दोहराए कि सिर्फ फैमिली पर ही भरोसा किया जा सकता है, इसीलिए वो अपने डैड को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वेनेसा को समझ आ गया कि लड़के की नज़र में बॉडीगार्ड्स ने जानबूझकर उसकी मदर की डेथ होने दी। उसने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि उस समय गार्ड्स ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोडी ने पलटकर कहा कि वो कुछ भी नहीं जानती। लड़की सच में नहीं जानती थी कि उसकी मदर कैसे मारी गई, लेकिन वो ये समझ रही थी कि लड़का किस दर्द से गुजर रहा है। फिर भी वेनेसा ने उसे समझाने का फैसला किया कि वो गलत है और वो कुछ जानती है। उसके पास बैठते हुए लड़की ने ईमानदारी से माना कि वो उन गार्ड्स जैसी नहीं है जो पहले थे। उसने वादा किया कि वो कोडी की पूरी ताकत से प्रोटेक्शन करेगी, भले ही उसे खुद से ही क्यों ना बचाना पड़े। फिर उसने समझाया कि वो उससे नफरत कर सकता है, उससे लड़ भी सकता है, लेकिन वो उससे भाग नहीं पाएगा। लड़के ने विरोध किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो फिर भी एस्केप करने की कोशिश करेगा। इसके बाद कुछ सेकंड्स तक उनके बीच सन्नाटा छा गया और वे बस एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार कोडी के पास कोई चॉइस नहीं बची और नानी की बात मानते हुए वो उसके साथ घर लौट आया। डिनर के बाद वेनेसा यूजुअल की तरह डिशेस धोने लगी और लड़का अपने रूम में जाने की जिद करने लगा। नेचुरली लड़की ने उसे अपने पास ही रखने की कोशिश की, हालांकि वो